Hi guys, welcome to another video by License Exam Notification channel. This video is the part 3 of Molecular Biology course and we have completed previously 2 parts. So before starting with this lesson, new students are requested to watch the previous 2 videos of this course. In the last video, we have covered about the chromatin structure and how DNA is organized in the form of chromosome. Now, we will start with the leftover topic of the previous lesson, that is supercoiling. So, supercoiling is basically a method in which DNA is organized and packed in viral and bacterial chromosomes. And it was first seen in polyomavirus. Polyomavirus basically is a virus that causes tumor in mice, and this was found in 1963. Supercoiling was found in polyomavirus in 1963. So अगर हम सुपरकॉइलिंग का पता कैसे चला था, तो हमें ऐसे पता चला था कि डीएनए लिया था वायरस का, उसको सेंट्रीफ्यूज किया था। सेंट्रीफ्यूज करने पे 3 रिजॉल्वर्स मिले थे। कौन कौन सा? एक लीनियर डीएनए मिला, उसमें लीनियर डीएनए मिला, एक सर्कुलर मिला और एक सुपरकॉइल्ड मिला। अब इस सुपरकॉइल्ड डीएनए को स्टडी किया गया। स्टडी करने पे क्या मिला, क्या पता चला? बहुत सारे सेल्स की स्टडी करी और क्या पता चला कि सुपरकॉइलिंग हमारी सिर्फ सर्कुलरली क्लोज्ड कोवलेंट डीएनए में ही मिलती है। एग्जाम्पल सुपरकॉइलिंग किस में मिलती है? ये है प्लाज्मिड का इन प्रोकैरियोट्स, नॉट यूकैरियोट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं अभी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक हम सुपरकॉइलिंग के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सुपरकॉइलिंग के 2 टाइप्स हैं। सुपरकॉइलिंग के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक पॉजिटिव है, एक है नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग होती क्या है? पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इज ओवर वाइंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए जब ओवर वाइंड कर लेता है अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग क्या हो जाती है? जब डीएनए अंडर वाइंड हो जाता है, मतलब वो अपने विंडिंग को लूज कर देता है। ठीक है, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग अकर्स व्हेन सुपरकॉइल्स आर लेफ्ट हैंडेड। अब सुपरकॉइल्स भी 2 तरह की होती है। एक होती है लेफ्ट हैंडेड सुपरकॉइल, दिस सुपरकॉइल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंडेड सुपरकॉइलिंग होने की वजह से क्या होगा? डीएनए कैसे अरेंज होगा? नेगेटिव सुपरकॉइलिंग आ जाएगी वहां पे, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। और इस टाइप के हेलिक्सेस कौन से होंगे इस वाले टाइप में? हेलिक्सेस इज राइट हैंडेड। हेलिक्स कौन सा टाइप का होगा? राइट हैंडेड। बट कॉइलिंग और वो कॉइलिंग क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी और इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइल भी बोल सकते हैं। और ये किस में होगी? हेलिक्स में। कैसे हेलिक्स में? राइट हैंडेड हेलिक्स में। फिर आता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अगर देखें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इसका बिल्कुल उल्टा है। राइट हैंडेड सुपर कॉइल बनेगा, राइट हैंडेड सुपर कॉइल बनेगा, उसको हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि हमारा ये ट्विस्ट और वृत्त होते क्या हैं। ट्विस्ट यहाँ पे हमें मेंशन है, एक टर्म, और वृत्त मेंशन है, और प्रीवियस स्लाइड में भी मेंशन थे, जिस किसी ने नोटिस करा होगा, कोई ध्यान से सुन रहा होगा तो। सो ट्विस्ट और वृत्त होते क्या है? जब ट्विस्ट क्या होता है? जब डीएनए अराउंड अपने ही दोनों जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो एक दूसरे पे कॉइल हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्विस्ट बोलते हैं। बट जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब वहां पे आता है वृत्त। ठीक है, अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी
लेफ्ट हैंडेड फैशन में। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को दिखा रखा है और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को दिखा रखा है। जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग लेते हैं तो ट्विस्ट क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव आता है और विथ भी पॉजिटिव आएगी। जब हमारा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लेंगे तो ट्विस्ट और ब्रेथ हमारा दोनों नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा एक फॉर्मूला जो लास्ट स्लाइड में था। क्या था फॉर्मूला? लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस ब्रेथ। अब मैंने आपको ट्विस्ट और ब्रेथ तो बता दिया है, बट हमारा लिंकिंग नंबर क्या होता है? ठीक है, तो लिंकिंग नंबर को ही हम अगर इनका टोटल करें ट्विस्ट और ब्रेथ का तो उसको लिंकिंग नंबर बोलते हैं। लिंकिंग नंबर का मतलब क्या है कि हमने लिंकिंग नंबर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। अब लिंकिंग नंबर का डेफिनेशन बोलते हैं। लिंकिंग नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज लिंक्ड विद the other in a covalently closed circular molecule is known as linking number। कैसे वो टोटल नंबर ऑफ टाइम एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ कोवलेंटली कैसे, कितने टाइम्स, कैसे नहीं कितने टाइम्स वो लिंक्ड है, उसका हम लिंकिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कॉइलिंग। इसके बाद अगर हम एग्जांपल लें एक, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स राइट नाउ आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन। मे बी न्यूमेरिकल हम करें और उसमें थोड़ी इंटीजर्स वैल्यू गलत हो जाए तो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूंगी। सो लीव दैट पार्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला बताया, लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस ब्रेथ। ओके, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और राइट हैंडेड सुपर कॉइलिंग होगी तो पॉजिटिव सुपर कॉइल बोलते हैं, और लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग होगी तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेसन इज मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन। बेसिकली रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन इज द मेकिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, या फिर ये कह दो कि डीएनए का कॉपी बनाना। सो रेप्लिकेशन के थ्री मॉडल्स हैं, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले हम डिस्पर्सिव मॉडल की बात करें अगर, तो डिस्पर्सिव मॉडल का मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रखा है, मैं बनाती हूँ। डिस्पर्सिव मॉडल में एक ये, चलो ये डीएनए है पेरेंटल, ओके, ये पेरेंटल डीएनए था। अब क्या करा इसने, रेप्लिकेशन करा, फर्स्ट जनरेशन हुआ। फर्स्ट जनरेशन के बाद हमारा जो न्यू डीएनए आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। वेट, न्यू डीएनए जो आएगा हमारा कुछ इस तरह का आएगा। मतलब यहाँ पे ब्रेक्स ब्रेक्स में ये अटैच होंगे, डिस्पर्स होगा बीच बीच में, न्यू पेरेंटल के बीच में न्यू जो होगा डीएनए वो डिस्पर्स होगा। सो दिस वाज डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट कम द कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल का मेन क्या था कि कंजर्वेटिव मॉडल मेनली बता रहा था कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो एक जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड थे रेप्लिकेशन के बाद भी ये अपनी क्या होता है, इससे कॉपी तो बन जाती है। मतलब जैसे कि ये एक ब्लू पेरेंटल था, ये पेरेंटल डीएनए था, अब ये रेप्लिकेशन कराएगा तो इससे इससे कॉपी बनेगी, एक इससे कॉपी ये बनेगी और इससे भी ये बनेगी। ठीक है, बन गई। बट व्हेन दे लिंक टुगेदर और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे तो क्या करेंगे, न्यू स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ठीक है, ओल्ड स्ट्रैंड एक साथ रहेगा और न्यू स्ट्रैंड एक साथ रहेंगे। तो दिस वाज कंजर्वेटिव मॉडल। फिर आता है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कह रहा था कि हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है पेरेंटल। अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड जब फर्स्ट जनरेशन में जाएगा तो फर्स्ट जनरेशन में जाने के बाद एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा जो उसकी न्यू कॉपी बनेगी वो
कॉपी के साथ ही लिंक हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा पेरेंटल भी एक न्यू के साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा। सो दिस वाज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब अगर ये तो हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गई, अब हम इसकी बात करें अगर सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में क्या होगा? सबसे पहले हमारा ये वाला क्या होगा? पेरेंटल, इस वाले का ही ये पेरेंटल न्यू स्ट्रैंड, ठीक, इसका पेरेंटल और इसका न्यू, ठीक है, ये बन रहा है। अब ये क्या करेगा? ये क्या था? ओल्ड स्ट्रैंड था, पेरेंटल था, तो ये न्यू कॉपी बनाएगा, ठीक है। न्यू न्यू के साथ एक और कॉपी बना लेगा, ओके, ड्रॉ इट वेल। ठीक है, ये ओल्ड था, पेरेंटल था, ये न्यू के साथ बना रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हो गया? एक न्यू एक ओल्ड, ये भी इस वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग तो ओल्ड ही है, बट अभी न्यू न्यू हो रहे हैं ये दोनों, ठीक है। सो दिस वाज देन, अगर हम इसमें देखें कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन में 100% हमारा हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या हो रहा है? 50% हाइब्रिड मिल रहा है और 50% न्यू मिल रहा है, ओके। सो दिस वाज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अभी इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, उससे और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हाँ, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आया और वो किसने दिया? मेसेल्सन एंड स्थॉल। उन्होंने क्या करा? इकोलाई को हैवी, हैवी मतलब N15 मीडियम में करा। नॉर्मल क्या होता है? N14, बट नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप इज N15। तो N15 मीडियम में इकोलाई को ग्रो कराया फॉर जनरेशन और देन सेंट्रीफ्यूज बेस्ड ऑन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या मिलेगा? जो हैवी डीएनए होगा वो लो में मिलेगा, हैवी मतलब हाई, सो सबसे नीचे मिलेगा हैवी वाला। फिर मीडियम जो होगा, मीडियम हमारा क्या होगा? अब देखो, हमारा हैवी मीडियम में ग्रो कराया, हैवी मीडियम क्या था? N15 तो ये N15 वाला ही मिलेगा हैवी के। तो मीडियम क्या होगा? मीडियम होगा पेरेंटल और हैवी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लो क्या होगा? सिर्फ पेरेंटल वाला जो होगा, ठीक है। दिस दिस इज क्लियर। देन हम बात करें इकोलाई को, N14 होता है नॉर्मली इकोलाई में प्रेजेंट, बट उसको N15 मीडियम में ग्रो कराया। N15 मीडियम में ग्रो कराने के बाद जीरो जनरेशन पे क्या था? N14 था। फिर फर्स्ट जनरेशन में N15 में ग्रो हो के आया, तो ये वाला पेरेंटल आया और एक न्यू स्ट्रैंड N15 मीडियम का आया। ये वाला पेरेंटल आया और इसकी कॉपी जो बनी न्यू बनी और N15 मीडियम की बनी, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन में सिमिलरली ए वाला पेरेंटल, इसकी कॉपी N15, ये N15 इधर आया और इसकी कॉपी N15 मीडियम में, क्योंकि ये रेप्लिकेट हो रहा है तो N15 आएगी। N14 पेरेंटल वाला जो यहाँ से यहाँ आया था और अब यहाँ आ गया, इसकी कॉपी न्यू बनेगी N15 में। ये N15 ये वाला और इसकी एक कॉपी न्यू। सो इन्होंने बहुत सारे जनरेशन में ये कंटिन्यू करा। अब क्या रिजल्ट मिला? जनरेशन 0 वाला, जब हमने इकोलाई का डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से 0 मिनट्स पे, तो वहां पे क्या मिला? हमारा टोटल N14 डीएनए मिल रहा था, मतलब हमारा लो वाले रेंज में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई अभी तो आया ही नहीं था, अभी तो जीरो जनरेशन थी। फिर हमारा आया जनरेशन 1। जनरेशन 1 इकोलाई का डबलिंग टाइम होता है 20 मिनट्स, तो जनरेशन टाइम इसका 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद हमारा जो डीएनए आया वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि दो पूरा टोटल हाइब्रिड आएगा। हाइब्रिड मतलब N14 N15 N14 N15 का कॉम्बिनेशन। तो ये टोटल ही ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया? मीडियम हो गया, ये वाला, ये वाली चीज आ रही है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक। अब
इन्होंने जनरेशन 2 पे देखा। जनरेशन 2 कितनी बार मिनट बाद, फर्स्ट सारी 20 मिनट बाद प्लस 20 तो जनरेशन 2 हो गए 40 मिनट्स। यहाँ पे क्या देखा, जो हमने वहाँ थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, 50% हाइब्रिड और 50% न्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हाइब्रिड का मीडियम वाला और हैवी का हाई वाला, तो ये मिल रहा है हमारा। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, और ये ही एक्सपेरिमेंट बता रहा है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को। आफ्टर 6 जनरेशन 97% एंड 15 एंड 3% एंड 14 एंड 15, मतलब हाइब्रिड रहेगा क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड कहीं गए नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं हुए। सो 6 जनरेशन के बाद क्या मिला उन्हें, 3%, ओनली 3% एंड 14 एंड 15 मिला, एंड 97% एंड 15 डीएनए मिला। सो दिस वाज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम रेप्लिकेशन होता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। सो बेसिक ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक डबल हेलिकल डीएनए होगा। कैसा, ये डबल हेलिकल डीएनए हो गया। अब ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि ATG, एक इसके साथ के बेस पेयर, यहाँ पे अगर इसको जूम करें तो ए जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है टी के साथ, और सी जो है ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है जी के साथ। ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है इसके ए और सी के बीच में, और मतलब इन बेस पेयर के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है, और ये हेलिक्स ओपन शुरू हो जाता है। कैसे, ऐसे कुछ इस तरह से ये ओपन होना शुरू हो जाता है। जो हमारा सुपर कॉइलिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो भी यहीं पे आता है, क्योंकि जब ये ओपन होता है यहाँ पे टोपाइसमरेज किसी स्ट्रैंड को काम काटता भी है कभी कभी, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होती है। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, और ये हर एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो टेम्पलेट की तरह काम करता है न्यू स्ट्रैंड को बनाने के लिए। टू आइडेंटिकल डीएनए हेलिक्स ईच विद वन ओल्ड स्ट्रैंड वन न्यू स्ट्रैंड इज प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में। अब हमारा रेप्लिकॉन क्या होता है। रेप्लिकॉन इज द यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेगमेंट ऑफ डीएनए। रेप्लिकॉन डीएनए की वो यूनिट है जो कि रेप्लिकेशन कर पाए, और वो पूरे डीएनए पे डिपेंड नहीं है। डीएनए तो हमारा बहुत लॉन्ग है, बट अगर हमारा किसी डीएनए का एक फ्रेगमेंट है और उसके पास ओराई भी है और उसके पास टर्मिनेशन साइट भी है, सो हमारा रेप्लिकेशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेशन तक जा रहा है। सो दिस इज़ द रेप्लिकॉन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, उन दोनों साइड के बीच का जो हमारा पूरा सेगमेंट है वो रेप्लिकॉन है हमारा। फिर आता है हमारा, ये मैंने डायग्राम दे रखा है, इसमें ये ओरिजिन है, तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और फिर आती है टर्मिनेशन साइट, वहाँ तक रेप्लिकेशन हमारा होगा। फिर आता है हमारा सर्कुलर डीएनए। अगर सर्कुलर डीएनए की बात करें हम, पहले लीनियर डीएनए को एक बार फिर से मैं आपको रेप्लिकॉन यूनिट बता देती हूँ। ये हमारा रेप्लिकॉन यूनिट है, इसमें हम, ये ओरिजिन साइट है और ये टर्मिनेशन साइट है। तो हमारा जो ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और टर्मिनेशन तक जाएगा। सो दिस वाज अबाउट रेप्लिकॉन। देन हमारा आता है बात सर्कुलर डीएनए की। तो सर्कुलर डीएनए में ये हमारा ओराई साइट है, ओराई साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा और फिर ये टर्मिनेशन रीजन तक रेप्लिकेशन हो जाएगा स्ट्रैंड्स का। सो रेप्लिकॉन कैन बी लीनियर और सर्कुलर। यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन किस में होता है, लीनियर डीएनए में, और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है सर्कुलर डीएनए में। ठीक है। प्रोकैरियोट्स और बाई डायरेक्शनल मोनो रेप्लिकॉनिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल होता है और इसमें सिंगल रेप्लिकॉन होता है। सिंगल मोनो रेप्लिकॉनिक मतलब सिंगल रेप्लिकॉन यूनिट, मतलब एक ओराई और एक टर्मिनेशन साइट।
बट यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में लीनियर तो होता है और यूनिडायरेक्शनल भी होता है, बट यूकैरियोट में पॉली रेप्लिकॉनिक होता है, मतलब ओराई टर्मिनेशन फिर से ओराई आ जाएगी तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन तक जाएगा, तो ये मल्टीपल ओराई और मल्टीपल टर्मिनेशन साइट हो सकती है किसमें, यूकैरियोट्स में। देन कम द रेप्लिकेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। रेप्लिकेशन इनिशिएशन होता कैसे प्रोकैरियोट्स में, ओराई इन प्रोकैरियोट्स। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें दो टाइप के हमारे साइट्स होते हैं, एक होता है 13 बेस पेयर की 3 साइट्स होती हैं, और दूसरा क्या होता है 9 बेस पेयर की 5 साइट्स होती हैं। Replication initiation in prokaryotes starts when the DNA-A protein binds at the 5-9 base pair segment and denatures the 13 base pair region। क्या करता है ये, एक्चुअली तो प्रोकैरियोट में और जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम ओराई साइट को जूम कर लेते हैं, तो ये कैसे होगा, ओराई साइट कुछ ऐसे होगा, इधर से बनाती हूँ, ठीक है। ठीक, ये हमारा ओराई साइट का हम बनाते हैं कैसे, ये हम 9 बेस पेयर वाली सीक्वेंसेस बनाते हैं 5, और यहाँ हमारी 3 साइट्स होंगी 13 बेस पेयर वाली, ठीक है। ये है। अब क्या होता है, डीएनए ए आता है, एक प्रोटीन आता है, कौन सा, डीएनए ए प्रोटीन, वो बाइंड करता है 9 बेस पेयर सेगमेंट पे, कौन से पे, यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए ए, ये इस तरह से बाइंड करता है कि 9 बेस पे बाइंड तो कर रहा है, बट ये डीनेचर कर पाता है किसको, 13 बेस पेयर सेगमेंट्स को, और वहां पे ओपन कॉम्प्लेक्स बना देता है। मतलब अगर ये सर्कुलर डीएनए हमारा ऐसे क्लोज है, ठीक है, तो यहाँ पे और ये ओराई साइट है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन ओपन कॉम्प्लेक्स बना देता है, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए एक बबल टाइप बना देता है। Wait, ठीक है, तो ये हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो वी हैव लर्नड अबाउट रेप्लिकेशन इनिशिएशन के, डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करता है और वहाँ पे डिनेचुरेशन कराने की वजह से वहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स ओपन फॉर्म हो जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग कि हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बनता है और ये स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज कैसे हो रहा है। सो पहले हम रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा, अगर ये हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो इसमें से हम इसको अगर हाफ कर लें ऐसे, इन दिस वे, इफ यू डिवाइड दिस इन हाफ, सो ये हमारा इधर का एक फॉर्क बन जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। हमारे हर एक सर्कुलर डीएनए में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं बाय डायरेक्शनल होने की वजह से। इस, अगर हम इस हाफ को, लेट मी मार्क, इस हाफ को हम इधर जूम करके पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसा दिखता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और ये सेकेंड स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, एक रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाते हैं, इसी में रेप्लिकेशन होता है, और ये हम नेक्स्ट डायग्राम में अभी पढ़ते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब आता है हमारा जो हमने पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, वहाँ पे डीएनए ई प्रोटीन आया, उसने डिनेचुरेशन कोज कराया, डिनेचुरेशन कोज होने की वजह से वहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स बना, ओपन कॉम्प्लेक्स में फिर आता है हमारा हेलिकेज। हेलिकेज जो होता है इस रेप्लिकेशन फॉर्म फॉर्क की ओपनिंग कराता जाता है, और पीछे से डीएनए पॉलीमरेज उसको सिंथेसाइज करता रहता है न्यू डीएनए को अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता जाता है, और ये डीएनटीपी को पॉलीमरेज ऐड करता जाता है। फिर जब ये पूरा
डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, उसके बाद रेप्लिकेशन टर्मिनेशन साइट पे आकर, यहाँ पे मान लो यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। रेप्लिकेशन स्टॉप होने की वजह से हमारे दो सेल्स में डिवाइड होना होता है ये डीएनए, और डीएनए दो सेल्स में डिवाइड होता है और ये डॉटर सेल्स के पास चला जाता है। ये हमारा वही रेप्लिकेशन फॉर्क जो हमने देखा, पेरेंटल डुप्लेक्स था, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये पेरेंटल है। वो किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अगर हमारा टेम्पलेट है कहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो हमारा फॉर्क जो अभी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इस सिंथेसिस न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड को जो हमारा बिना ब्रेक के सिंथेसाइज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा। दूसरा क्या होता है, एक ये फॉर्क था हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इसके टेम्पलेट भी, बट हमारा क्या रेप्लिकेशन ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है। तो यहाँ पे तो 5 प्राइम हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो हम इधर 5 प्राइम होगा इसका और इधर 3 प्राइम होगा। तो क्या होगा, ये इधर से सिंथेसाइज होना शुरू हो रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्रेगमेंट्स बनेंगे और फिर ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो था वो ऐड कर रहा है डीएनटीपीज को इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बट हेलिकेज जो है, हेलिकेज हमारा दोनों स्ट्रैंड पे सिंगल हेलिकेज आ रहा है और वो सिंगल हेलिकेज इस तरीके से आता है। तो ये पीछे से आ रहा था और ऐसे ये इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन कर रहा है। तो ओपन हमारा ये वाला पॉइंट बाद में ओपन हो रहा है और ये वाला पहले। तो हमारा जब तक आगे का स्ट्रैंड ओपन नहीं हुआ होता है, उससे पहले ही ये वाला जो हमारा लेगिंग स्ट्रैंड होता है ये सिंथेसाइज हो जाता है। ये लेगिंग स्ट्रैंड पहले सिंथेसाइज हो जाता है, फिर और खुलता है, फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे लग जाता है। पहले ये सिंथेसिस होती है, फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये यहाँ से ओपन करेगा तो यहाँ पे इसका एक स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ऐसे कर करके ये लेगिंग स्ट्रैंड बनता है और इन लेगिंग स्ट्रैंड को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं इस स्ट्रैंड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पोल 1, पोल 2 एंड पोल 3। इनके पास मेन प्रॉपर्टीज जो होती हैं पॉलीमरेज की वो होती है पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, अब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में और एक होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। हम देखेंगे डीएनए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज के पास कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए पॉल 1 की, डीएनए पॉल 1 के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, exonuclease activity in 3 prime to 5 prime direction and exonuclease activity in 5 prime to 3 prime direction में। तो तीनों ही प्रॉपर्टी पॉलीमरेज 1 के पास है। 2 की बात करें, पॉलीमरेज 2 की, तो पॉलीमरेज 2 के पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ये नहीं है। फिर आता है हमारा पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3 के पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इट ऑल्सो हैव exonuclease activity in 3 prime to 5 prime direction, but it does not have exonuclease activity in 5 prime to 3 prime direction. Okay, so exonuclease activity हमारी 5 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस होता क्या है, एक्सोन्यूक्लियस आर, ये क्या इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये एंड्स पे से हमारे डीएनटीपीज को हटाते हैं। देखो अगर हमारा कुछ मिसमैच बेस पेयरिंग हुई, क्या हुआ, बेस पेयर लगना कोई और था, लग कोई और सा गया, तो हमारा एक्सोन्यूक्लियस जो होगा वो उसको प्रूफ रीडिंग करेगा और उसको जो हमारा रॉन्ग बेस पेयरिंग हुई है उसको रिमूव करेगा और न्यू बेस को फिर वहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। ठीक है,
फिर आता है हमारा रेप्लिकेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स। हमने अभी प्रोकैरियोट्स का पढ़ा, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं, कौन से का क्या फंक्शन है, और हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा था और रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे हो रहा है। अब हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे हो रहा है यूकैरियोट्स में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ओआरसी। ओआरसी के पास एक एटीपी भी होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा CDC6। CDC6 क्या होता है, ये ओआरसी को स्टेबलाइज करता है इस स्ट्रैंड पे। फिर हमारे पास आ जाता है एक CDT1। CDT1 क्या है, ये हेलिकेज लोडर है। CDT1 का फंक्शन है हेलिकेज को लोड करना, और MDM27 कॉम्प्लेक्स ये हेलिकेज होते हैं। तो हेलिकेज लोडर क्या कर रहा है, CDC6 के बाद जब CDC6 ने ORC को ओरिजिन पे स्टेबलाइज कर दिया, उसके बाद हेलिकेज जो है वो हेलिकेज लोडर जो है हेलिकेज को लोड कराता है, और लोड कराने के बाद जो हेलिकेज लोडर है वो वहां से रिमूव हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है, हेलिकेज लोड हो गया है। हेलिकेज लोड होने के बाद हमारा यहाँ से जो CDC6 था उसका हाइड्रो डिफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और वहां पे ADP प्लस PI पैराफॉस्फेट बनता है। फिर उसके बाद हमारा इसके रिमूव होने के बाद CDC6 के फिर हमारा ORC भी रिमूव हो जाता है इन सिमिलर मैनर, और सिर्फ हेलिकेज रह जाता है। अब ये हेलिकेज जो होता है ये हमारा जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उसको ओपन करता जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। सबसे पहले आया ORC के बाद आया CDC6 जिसने ORC को स्टेबलाइज कराया उस DNA पे। फिर आता है हमारा हेलिकेज लोडर CDT1। फिर हेलिकेज लोडर क्या करता है, हेलिकेज को लोड कराता है। हमारा हेलिकेज का नाम क्या होता है यूकैरियोट्स में, है MDM27 कॉम्प्लेक्स। और फिर सबसे पहले ये CDT1 चला जाता है हेलिकेज को लोड करने के बाद, फिर CDC6 रिमूव होता है, एंड देन ORC रिमूव होता है, और हेलिकेज वहीं पे रह जाता है, और ये रेप्लिकेशन के लिए DNA जो है उसे अनबाइंड कराता है। फिर आते हैं यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज। बेसिकली 5 DNA पॉलीमरेज मेन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अल्फा का काम क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है RNA प्राइमर को। यहाँ पे जो हो रहा है इनिशिएशन हो रहा है DNA सिंथेसिस का, कौन कराता है, पॉलीमरेज अल्फा। और ये लेगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराता है, कौन, पॉलीमरेज अल्फा। और इसके पास कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है। फिर आता है हमारा पॉलीमरेज बीटा यूकैरियोट्स का। इसका फंक्शन है रिपेयर करना DNA को, और इसके पास भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। फिर हमारा आता है पॉलीमरेज गामा। पॉलीमरेज गामा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन में यूज होता है, और इसके पास एक्टिविटी होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। फिर आता है हमारा डेल्टा। डेल्टा का क्या काम होता है, ये सिंथेसिस कराता है लीडिंग स्ट्रैंड की, और फिल कराता है गैप को जब रिमूवल हो जाता है प्राइमर का। जो हमने RNA प्राइमर दिख रहा था ना हमारे रेप्लिकेशन फॉर्क में एक छोटा सा, सबसे पहले हमारा RNA प्राइमर ही लगता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इनिशिएशन, क्योंकि उसको पहले से किसी प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले RNA प्राइमर लगता है, उससे DNA प्राइमर लगता है। अब ये प्राइमर को रिमूव करना है, तो प्राइमर रिमूव तो हो गया लेकिन उस गैप को फिल करता है कौन, पॉलीमरेज डेल्टा। इसके पास भी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन करता है DNA रिपेयर में हेल्प, और ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करा रहा है, अल्फा करा रहा है, और जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस है वो डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराता है। नेक्स्ट इज एंजाइम यूज इन रेप्लिकेशन। हमने कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा ORC, फिर हमने CDC6 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा CDT1। CDT1 क्या था, हेलिकेज लोडर था। हेलिकेज लोडर का नाम प्रोकैरियोट्स में DNAC होता है, और ये हेलिकेज को लोड कराते हैं। फिर आता है हमारा हेलिकेज। हेलिकेज को लोड करा रहा है कौन, हेलिकेज लोडर। अब आया हेलिकेज। हेलिकेज आ गया, हेलिकेज को DNA भी बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में हमने अभी पढ़ा MCM27 कॉम्प्लेक्स।
फिर आता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या कराता है, जब हमारा डीएनए अनवाइंड होता है ना, तो उसमें स्टेबलाइज कराना पड़ता है ताकि वो दोबारा से एक दूसरे से पेयरिंग ना कर ले, वो अनिल ना हो। तो उसकी वजह से हमारा जो अनवाइंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करता है वो हमारा होता है एसएसबी। प्रोकैरियोट्स में एसएसबी बोलते हैं और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। फिर आता है हमारा टोपोआइसोमरेज। ये पॉजिटिव सुपर कॉइल्स जो हमारे डीएनए अनवाइंडिंग में या ओवर वाइंडिंग में हो रही है उसको रिमूव करता है। और प्रोकैरियोट्स में गायरेज होता है और इसका नाम, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज। फिर आता है हमारा प्राइमर। प्राइमर जो करता है कैटलाइज करता है डीएनए की आरएनए की सिंथेसिस को फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या काम है इसका, प्राइमर का? प्राइमर वर्क इज टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराने के लिए आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस कराते हैं प्राइमर्स। प्रोकैरियोट में इसको डीएनए जी बोला जाता है और यूकैरियोट्स में इसको डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ टोपोआइसोमरेज। So topoisomerases are of two type, topoisomerase 1 and topoisomerase 2. टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड पे निक क्रिएट करता है और टोपोआइसोमरेज 2 दोनों स्ट्रैंड पे निक क्रिएट कर सकता है। टोपोआइसोमरेज लिंकिंग नंबर को चेंज करता है 1 से। मान लो अगर हमारा लिंकिंग नंबर अभी 4 है तो टोपोआइसोमरेज 1 जो है उसमें +1 कर देगा, 5 बना देगा। अगर हमारे टोपोआइसोमरेज 2 की बात करें और लिंकिंग नंबर हम एक्चुअल 4 माने तो वो इंटीजर वैल्यू 2 से चेंज कराएगा तो उसको 6 बना देगा। टोपोआइसोमरेज 1 के पास कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसे फंक्शन करने के लिए, और टोपोआइसोमरेज 2 को क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट आर द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, जो हमने अभी पढ़े उन्हीं को हम रीड करेंगे। तो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, डीएनए ए आता है प्रोकैरियोट्स में, वो बाइंड करता है 9 बेस पेयर की और आई पे और मेल्ट करता है 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस को। इसकी वजह से हमारा एक क्लोज कॉम्प्लेक्स जो होता है ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यूकैरियोट्स में कैसे होता है, हेलिकेज लोड होता है। हेलिकेज का नाम क्या है, MCM27 कॉम्प्लेक्स। किसकी हेल्प से, ORC CDC6 एंड CDT1 प्रोटीन की हेल्प से। अब ये हेलिकेज जो होता है ये डीएनए भी बोला जाता है इसको प्रोकैरियोट्स में, और ये किसका बना हुआ होता है, हेक्सामर का बना हुआ होता है। हेक्सा मतलब 6 यूनिट्स ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट क्लैम्प्स अराउंड ईच अदर ऑफ 2 स्ट्रैंड इन द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेलिकेज जो है ओपन कॉम्प्लेक्स में लोड होता है किसकी हेल्प से, डीएनए सी की हेल्प से, और ये यहाँ पे हेलिकेज लोडर का फंक्शन यूकैरियोट्स में CDT1 करता है। हेलिकेज मूव्स अलोंग द डीएनए, डीएनए के अलोंग मूव करता है हेलिकेज, अनवाइंड कराता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस। और सेपरेटेड स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से अनील होने से किसकी हेल्प से इनिबिट होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में और आरपीए इन यूकैरियोट्स। देन इलोंगेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, डीएनए प्राइमेज जो है एसोसिएट होता है डीएनए बी के साथ और वो क्या बनाता है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनाता है। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है मल्टीपल प्राइमर को सिंथेसाइज करना लेगिंग स्ट्रैंड के लिए और सिंगल प्राइमर को सिंथेसिस करना फॉर लीडिंग स्ट्रैंड। कौन कराता है ये, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, डीएनए प्राइमेज विद डीएनए बी। फिर आता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज कैन आल्सो इलोंगेट द एग्जिस्टिंग प्राइमर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, और जो अभी प्राइमर स्ट्रैंड है ना पहले से उसको भी डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करा सकता है 3' OH डायरेक्शन से। डीएनए polymerase 3 in case of prokaryotes extend the DNA chain with high processivity without dissociation of primase from the template। और डीएनए pol 3 is the main, क्या हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम क्या है हमारा, डीएनए pol 3 है, और वो क्या कराता है, एक्सटेंड कराता है डीएनए चेन को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, और वहां पे कोई भी प्राइमर टेम्पलेट से डिसोसिएट नहीं होता है। इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉल अल्फा बाइंड करता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में और सिंथेसाइज कराता है आरएनए प्राइमर का।
अब आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो गया, उसके बाद डीएनए पोल अल्फा 20 to 30 बेस पेयर डीएनए ऐड करेगा और आफ्टर दिस इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर polymerase. Polymerase gamma extend the lagging strand and polymerase epsilon extend the leading strand. Polymerase gamma जो होता है extend करता है lagging strand को और polymerase epsilon जो है extend करता है leading strand को. फिर जब हमारा 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाती है लीडिंग स्ट्रैंड पे, उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस बिगिन होती है, शुरू होती है. अब हमारे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के साइज की बात करें तो ये कितना होता है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के साइज होता है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स. DNA pol 3 complex has two copies of catalytic pore. DNA pol 3 complex जो था हमारा प्रोकैरियोट्स का, उसके पास दो कॉपी होती है कैटालिटिक पोर की और एक ही सिंगल क्लैंप लोडर होता है. मतलब दो हेलिकेज को एक ही क्लैंप लोडर ऐड करा रहा है. आरएनए प्राइमर जो होता है रिमूव होता है जब ये सब ओकाज़की फ्रेगमेंट्स और ये सब सिंथेसाइज हो जाता है. उसके बाद आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है और उसकी किसकी हेल्प से होता है, डीएनए पोल 1 की हेल्प से होता है बैक्टीरिया में और आरएनएज एच की वजह से होता है और एफएन की वजह से इन यूकैरियोट्स. फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप टर्मिनेशन. यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है जीनोम का वो टर्मिनेट होता है टर्मिनस रीजन पे, जो कि है 23 बेस पेयर का सीक्वेंस, जिसको हम टर्मिनस सीक्वेंस बोले जाते हैं. और ये सीक्वेंस जो होते हैं बाइंडिंग साइट की तरह सर्व करता है फॉर ट्रस प्रोटीन. ट्रस प्रोटीन यहाँ पे टर्मिनस सीक्वेंस पे बाइंड होता है और जब रेप्लिकेशन इस ट्रस प्रोटीन तक पहुंच जाता है तो वहाँ रेप्लिकेशन होल्ड हो जाता है और रेप्लिकेशन टर्मिनेशन हो जाता है. टर्मिनस सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रस प्रोटीन ब्लॉक द रेप्लिकेशन. As the lagging strand replication machinery reaches the end of the chromosome at some point, जब वो रेप्लिकेशन लैगिंग स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन मशीनरी लास्ट में पहुंच जाती है क्रोमोसोम के, वहाँ पे प्राइमेज जो है अब वहाँ पे न्यू आरएनए प्राइमर को ऐड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन होता है इनका. और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाती है एक एंजाइम से, एक स्पेशल एंजाइम से. उस स्पेशल एंजाइम का नाम है टेलोमेरेज. टेलोमेरेज क्या होता है, ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जो हो रही है, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं. तो ये जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करता है कौन, टेलोमेरेज. और टेलोमेरेज जो है वहाँ पे कैटलाइज कराता है रेप्लिकेशन को और एक्सटेंड करता है 3' एंड के डीएनए को थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. So this was all about replication. In the next class, we will deal with homologous recombination. So stay updated with me and please do like, share and subscribe to my channel for further video notification and updates. Also, I am sharing daily targets video on my Telegram channel for NET 2023. So you can join my channel and learn according to the daily target that I provide. Thank you so much. Do like, share and subscribe.